Okay, dear students, good morning to all of you. Today we will discuss about angiotensin receptor blocker medications. इन मेडिसिन्स में क्या होगा, ध्यान से सुनना. कल हम लोगों ने पढ़ा था दो तीन मेडिसिन्स के बारे में. पढ़ा हमने. जैसे सबसे पहले हम लोगों ने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के बारे में पढ़ा, फिर पोटेशियम चैनल ब्लॉकर के बारे में पढ़ा, और उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड और हाइड्रोलेजिन. इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा. फिर एस इनहिबिटर्स के बारे में भी हम लोग क्या कर चुके थे, वहाँ पर पढ़ चुके थे. आज हम लोग पढ़ेंगे ARB, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर. एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर क्या होती हैं, देखो ध्यान से सुनना. इनको दीज आर बेस्ट ड्रग देन एस इनहिबिटर्स. एस इनहिबिटर से क्या है, बेस्ट ड्रग्स मानी जाती हैं. और क्यों मानी जाती हैं, ये थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग. देखो पहले मैं इनके आप लोगों को नाम लिखवा देता हूं मेडिसिन के, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे बेस्ट ड्रग्स होती हैं. पहला मैं नाम लिखता हूं इसमें वाल्मीसर्टन, टेल्मासर्टन, ओल्मीसर्टन, और सबसे लास्ट में आता है लोसर्टन. ये चार मेडिसिन आती हैं. इनकी डोज देखो आप लोग कितनी कितनी होती हैं. टेल्मिसर्टन की 20, 40 और 80 mg हमारी डोज रहती है. ओल्मीसर्टन कितना होता है, ध्यान से देखना, 50, 25 पहले, फिर 50, फिर 100 mg. और जो लोसर्टन होती है बच्चों 25, 50 और 100 mg. ऐसे ही डोज किसकी रहती है, वेल्मीसर्टन की 25 और 50 mg. ये चारों की चारों मेडिसिन IV भी हो सकती हैं और ओरल भी हो सकती हैं. ठीक है, आप लोग ये चीजें याद रखना. उसके बाद आप लोग देखो कितने मेडिसिन लिख दी मैंने, 4 मेडिसिन. और भी मेडिसिन आती हैं लेकिन वो इंडिया में यूज नहीं होती, इसलिए इसको कोई बेनिफिट नहीं है पढ़ने का. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है टेल्मिसर्टन के बारे में, क्योंकि हॉस्पिटल्स में, कोई भी हॉस्पिटल क्यों ना हो, वहां पर सबसे ज्यादा कौन सी मेडिसिन यूज होती हैं, टेल्मिसर्टन सबसे ज्यादा वहां पर यूज होती है. नेक्स्ट अब आप लोग देखो कि क्या होता है. मैं इनके साइड इफेक्ट के बारे में बोलता हूं कि इनके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं. सबसे पहले मैं लिखूंगा मोस्ट डेंजरस. जो सबसे खतरनाक होता है कौन सा होता है, मेल इम्पोर्टेंस. मेल इम्पोर्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब मेल में सेक्सुअल डिजायर्स क्या हो जाती हैं, बिल्कुल खत्म हो जाएंगी. या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, उसका नॉर्मल सेक्सुअल ऑर्गेजम यहां पर पॉसिबल नहीं होगा. इसका सबसे मोस्ट डेंजरस कौन सा साइड इफेक्ट होता है, मेल इम्पोर्टेंस, बट वेरी रेयर, बट बहुत ही रेयर होता है ये. ठीक है. दूसरा साइड इफेक्ट मैं इसका लिखता हूं डिज्निया, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हाइपोक्सिया, बैक पेन, लोअर लेग पेन. ये क्या हो सकते हैं, यहां पर इनके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं. इसकी एडवांटेज क्या है, एडवांटेज जो इसके अच्छे काम हो क्या है, इट प्रोड्यूस वेरी मिनिमल अमाउंट ऑफ ब्रेडिकाइनिन या फिर लेवल ऑफ ब्रेडिकाइनिन. बहुत ही कम अमाउंट में ब्रेडिकाइनिन को रिलीज करने का काम करता है. तो मैं बोल सकता हूं कफ इज वेरी लेस कॉमन. तो इसमें हमें कफ बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती है. इसलिए मैंने क्या बोला था आप लोगों को, ये जो एस इनहिबिटर्स है उससे क्या है, बेस्ट ड्रग है. एस इनहिबिटर का कफ क्या होती थी, एक्सेसिव. कफ इज इन
सीवियर साइड इफेक्ट। इसमें हमें कैसा साइड इफेक्ट मिलता था? सीवियर किसका? कफ का होता था। और मोर देन 1 मंथ से अगर ज़्यादा हो जाए, एस इनहिबिटर्स में मोर देन 1 मंथ से ज़्यादा हो जाए तो आप लोगों को क्या यूज़ करना है? ARB मेडिकेशंस मस्ट बी यूज्ड। तब आप लोग क्या कर सकते हो? ARB मेडिसिन को क्या कर सकते हो बच्चों? यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग ओवरऑल क्वालिटी के टाइम पे देखें तो मैं इनको क्या बोल सकता हूँ? These are equivalent to ACE inhibitors, कि अपने काम करने के मामले में किसके साथ सेम रहती हैं? ACE inhibitors के। लेकिन एक एडवांटेज यहाँ पर यह आ जाती है कि ब्रेडिकाइनिन का या तो बहुत ज़्यादा कम रिलीज करेंगी या फिर रिलीज करती ही नहीं है। कई बार बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं कि उनमें ब्रेडिकाइनिन रिलीज ही नहीं होगा, वहाँ पर इनको कोई भी कफ वगैरह हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने क्या बोल दिया था? लक कफ इज वेरी लेस कॉमन विच इज द एडवांटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग। वेलमिसर्टन की 25 और 50 mg है, 20, 40, 80 mg। टेलमिसर्टन की ओल्मिसर्टन की 25, 50, 100 mg। लोसर्टन 25, 50, 100 mg। ये सब कैसे दे सकते हैं आप लोग? IV और ओरल भी हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। इनके बारे में बस आप लोगों को इतना ही चेक करना है, इतना ही पूछा जाएगा। अगर एक आधी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्वेश्चन आता है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन ये आएगा आप लोगों को कि आप लोगों को क्या करना है? असेस द लेवल ऑफ SpO2 या असेस सैचुरेटेड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सैचुरेटेड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इट मस्ट बी मोर देन 90%। कितने से ज़्यादा होना चाहिए बच्चों? ये 90% से ज़्यादा होना चाहिए। देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह कहीं पर पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन अगर फिर भी मैं अगर आप लोगों को बोलूं तो एक ऐसी मेडिसिन होती है बच्चों, वेजोडाइलेटर मेडिकेशन होती है। कैसी मेडिसिन होती है? वेजोडाइलेटर होती है। ये बैरियर रिसेप्टर को इफेक्ट करेगी। जैसे बैरियर रिसेप्टर इफेक्ट होंगे तो इसको सेंस हो जाएगी और ये क्या करेगी? ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगी और क्या कर देती हैं? फिर हाइपरटेंशन को या ब्लड प्रेशर को ये कम करने का काम कर देती हैं। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया? तो अब मैं इसके कुछ एक यूजेस के बारे में बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट यूजेस कि क्या क्या होते हैं। अब सबको पता है कि हम लोग हाइपरटेंशन के बारे में बात कर रहे थे, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं? एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन के लिए तो वेजोडाइलेटर्स के बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, वीनोडाइलेटर के बारे में नहीं पढ़ा। आर्टेरियोडाइलेटर पढ़ लिया, मिक्स्ड वेजोडाइलेटर की अब हम लोग बात करते हैं। तो इसका हम लोग यूज कहां कहां पर कर सकते हैं बच्चों? देखो, पहला तो होता है कि हाइपरटेंशन में यूज करो। हाइपरटेंशन भी किस कंडीशन में होता है बच्चों? अगर कहीं पर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो रखी हो। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या हो गया हो? साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया हो। देखो मैंने ट्रॉफी लिखा, मतलब साइज क्या हो जाएंगी? सेल्स बड़ी हो जाएंगी यहाँ पर। दूसरा मैं बोलता हूँ, अगर सेल्स बड़ी होंगी तो वेंट्रिकल का साइज क्या हो जाता है? बड़ा। दूसरा मैं बोल सकता हूँ, अगर लीवर डिजीज हो रखी हो, उसकी वजह से बीपी वगैरह इंक्रीज हो गया हो। और बहुत बार क्या होता है, किडनी डिजीज वगैरह में भी क्या कर सकते हो? इन मेडिसिन को यूज किया जा सकता है। और मैं बोल सकता हूँ कि बहुत रेयरली किया जा सकता है अडल्ट डोमिनेटिंग पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। मैं लिख सकता हूँ अडल्ट डोमिनेटिंग या डोमिनेटेड पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं। ये तीन चीजें आप लोग याद रखना कि इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? इनको यूज कर सकते हैं। ये क्या था? इसका यूज था, यूज ऑफ ARB मेडिकेशन। यूज ऑफ ARB मेडिकेशन, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अब डायूरेटिक्स के बारे में। कौन सी मेडिसिन के बारे में याद करेंगे या हम लोग लर्न करते हैं आज? डायूरेटिक्स के बारे में। डायूरेटिक्स देखो, कौन सी मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे? डायूरेटिक्स के बारे में। सबको पता है एक टर्म आती है बच्चों, डायूरेसिस। डायूरेसिस मोर और क्या बोल सकता हूं? एक्सेसिव
urine formation with a view to decrease fluid overload। हमारी बॉडी में से फ्लूइड ओवरलोड को कम करने के लिए डायूरेसिस प्रोसेस काम में आती है, जिसमें क्या होता है, हमारा यूरिन क्या होता है, ज़्यादा बाहर बन करके आता है। फिल्ट्रेशन क्या होगी, ब्लड की वहाँ पर ज़्यादा होने स्टार्ट हो जाती है। ये क्या मतलब होता है डायूरेसिस का। ऐसी मेडिसिन जो डायूरेसिस को इंक्रीज करती हैं उनको क्या बोल दिया जाता है, डायरेटिक्स। तो मैं लिख सकता हूँ मेडिसिन which increases the process of diuresis, process of diuresis। ऐसी मेडिसिन जो डायूरेसिस की प्रोसेस को क्या करती हो, इंक्रीज करने का काम करती हो, उसको क्या बोल दिया जाता है बच्चों, डायूरेटिक्स मेडिसिन उनको बोल दिया जाता है। अब आप लोग देखो कि कौन कौन से टाइप्स की मेडिसिन आती हैं, ध्यान से सुनना। अब डायूरेटिक्स में कितने टाइप्स होते हैं और कहाँ कहाँ पर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। देखो अब सबसे पहले मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं आप लोगों के लिए। पूरा बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जहां जहां पर यूज होगी मैं बता दूंगा आप लोगों को। ये पीसीटी हो गया, हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं अभी। ये हमारा क्या है, पीसीटी, और नीचे की तरफ क्या करता है, ये लूप ऑफ हेनले से ट्रेवल करेगा। ठीक है, क्या करता है, ये लूप ऑफ हेनले ट्रेवल करेगा। ये फिर क्या आ जाती है, डीसीटी। फिर नीचे की तरफ क्या आती है बच्चों, सीटी। क्या आ जाती है हमारे पास, सीटी, कलेक्टिंग डक्ट। और यहाँ से फिर नीचे की तरफ क्या आता है, हमारा यूरिन फॉर्मेशन हो जाता है। देखो दिख रहा है सबको ये तो क्या होता है, पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूबुल्स। जो हमारे, अगर मैं यहाँ पर और डायग्राम बनाऊं आप लोगों के लिए तो क्या आता है, ये तो क्या होता है, ग्लोमेरुलस। और ये क्या होता है, बोमेंस कैप्सूल। क्या होता है बच्चों, ये बोमेंस कैप्सूल होता है पीसीटी। ये क्या होता है, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले पहला पीसीटी हो गया था। ये क्या होता है बच्चों, डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूबुल्स। इसको थर्ड पार्ट बोलो। अगर मैं इसको और अच्छे से बनाता हूं बच्चों तो क्या होता है, देखो ये क्या होता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट होती है बच्चों। यहाँ पर ध्यान से देखना अब क्या होता है, ऐसी मेडिसिन जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूबुल्स पे काम करेंगी, जो यहाँ पर काम करेंगी, उनको क्या बोला जाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम ब्लॉकर्स, डायूरेटिक्स। ठीक है, सी, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकता हूं, CAE इनिबिटर डायूरेटिक्स। ठीक है, और जो लूप ऑफ हेनले पे काम करेंगी बच्चों वो कौन सी आती हैं, लूप डायूरेटिक्स। कौन सी आती है बच्चों, लूप डायूरेटिक्स। जो डीसीटी पे काम करती हैं वो कौन सी आती हैं, थायाजाइड्स। कौन सी आती हैं बच्चों, थायाजाइड्स आएंगी। और जो कलेक्टिंग डक्ट, जो हमारा कैसा पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट था एक्शन का। कौन सा पॉइंट था ये, 4 एक्शन था, पॉइंट 4 पॉइंट था एक्शन का। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स मतलब क्या नाम बोल देते हैं हम लोग यहाँ पर, एक मेन मेडिसिन आती है स्पाइरेनोलैक्टोन। एक मेन मेडिसिन आती है यहाँ पर स्पाइरेनोलैक्टोन आएगी। पोटेशियम स्पेयरिंग का मतलब क्या होता है, पोटेशियम को बचा कर रखना, पोटेशियम को बचा कर रखना। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ बच्चों कि इस कंडीशन में हाइपर कैलीमिया होगा। क्या होगा, इस मेडिसिन के यूज से हाइपर कैलीमिया होगा और हाइपोकैलीमिया को होने से प्रिवेंट कर देता है ये। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, आप लोग इसको याद रखना। और कलेक्टिंग डक्ट पे भी, कलेक्टिंग डक्ट पे भी क्या होता है, यहाँ पर कौन सी साइट आती है, एक मेन साइट हमारे पास आती है बच्चों। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा एंटी डायरेटिक हार्मोन काम करता है। कौन सी साइट होती है यहाँ पर, एडीएच हार्मोन काम करता है
एडीएच हार्मोन काम करता है बच्चों यहाँ पर, एंटी डायरेटिक हार्मोन उसको क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। एंटी डायरेटिक मतलब, एंटी डायरेटिक का मतलब क्या था कि यूरिन के क्या कर देता था, लेवल को मेंटेन करने का काम करता था। लेकिन डायरेटिक्स यहाँ पर क्या करेंगी, इसको ब्लॉक कर देंगी। एंटी डायरेटिक हार्मोन को क्या करेंगी, ब्लॉक करेंगी। अगर एडीएच को ब्लॉक कर दिया तो एंटी डायरेटिक हार्मोन की कमी हो जाएगी, डायरेटिक क्या हो जाएगा वहाँ पर फंक्शन हो जाएगा, और यूरिन का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट कौन सा था हमारा, कलेक्टिंग डक्ट पे काम करती थी जो मेडिसिन। ठीक है, साइट 1 क्या है, पीसीटी पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ब्लॉकर्स डायरेटिक्स काम करते हैं। ठीक है, दूसरी पे कौन सा काम करता है, लूप ऑफ हेनले पे कौन काम करता है, लूप डायरेटिक्स। और थर्ड जो थायजाइड्स होते हैं हमारे पास, उस पर कौन काम करता है, सॉरी थर्ड साइड कौन सी होती है, डीसीटी, वहां पर थायजाइड्स काम करेंगी। और जो फोर्थ हमारे पास होती हैं कलेक्टिंग डक्ट, जो जहां पर एडीएच के रिसेप्टर्स मिलते हैं उसको ब्लॉक करके पोटेशियम स्पीयरिंग डायरेक्ट्स यूज की जाती हैं, हाइपरकैलेमिया लीड करेगा, और वहां से यूरिन के फॉर्मेशन को क्या कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट देखो, अब आप लोग के क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबको पता चला कि कितने कैटेगरी हैं यहाँ पर, 4 तरह की कैटेगरी हम लोगों ने पढ़ी। पहला CAE एंजाइम ब्लॉकर्स डायरेटिक्स, दूसरा लूप डायरेटिक्स, तीसरा थायजाइड्स, और लास्ट वन पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। तो सबसे पहला अब हम लोग पढ़ते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ब्लॉकर्स। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ब्लॉकर्स डायरेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला, इसमें सबसे पहला नाम आता है एसिटाजोलामाइड, दूसरा आता है ड्यूबुटेलाजोलामाइड, नेक्स्ट आता है मैनिटोल। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ऑस्मोसिस प्रोसेस को क्या करता है, ये फॉलो करता है, ऑस्मोटिक डायरेटिक भी बोल दिया जाता है। नेक्स्ट आता है ग्लिसरॉल, और क्या आता है बच्चों, ग्लिसरॉल, इसको भी क्या बोल दिया जाता है, ऑस्मोटिक डायरेटिक बोला जाता है, क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये आप लोग याद रखना, ये फ्लूइड का मूवमेंट करवाते हैं। अगर मैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करता हूं, अगर मैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करता हूं बच्चों, तो क्या होता है, देखो ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, करते क्या हैं ये, इस कंडीशन में क्या होगा, ये क्या करता है, इट विल डिक्रीज द लेवल ऑफ, ये H+ आयंस के लेवल को कम करेगा, और जो बाइकार्बोनेट होता है उसके लेवल को भी क्या करेगा, डिक्रीज कर देता है। इट विल डिक्रीज द लेवल ऑफ H+ एंड कार्बोनिक बाइकार्बोनेट आयंस बाय द यूज ऑफ या थ्रू द यूज ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये यहाँ पर यूज हो जाएंगे बच्चों, तो ये क्या करता है, इट इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ, जिसकी वजह से एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा सोडियम का, पोटेशियम का और नाइट्रोजनस वेस्ट का। ठीक है, इन तीनों का लेवल ये क्या कर देगा, कम कर देगा, सॉरी बढ़ा देगा। तो जिसकी वजह से मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर वाटर का, इसका सोडियम पोटेशियम का लेवल कम होगा, तो यहाँ से जो एक्सेसिव वाटर होगा वो भी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि सोडियम के साथ में क्या मूव करता है, वाटर, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। मतलब एक्सेसिव का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बाहर निकल के आ जाएगा, जो हमारी बॉडी में जो फालतू का जो फ्लूइड प्रेजेंट था वो क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ आ जाता है बच्चों। तो मैं यहाँ पर अगर बोलूँ आप लोगों को, पहला पॉइंट मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि क्या होगा, तो ये क्या करता है, जो हमारे ब्रेन में एडिमा होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो पड़ता है, उससे क्या हो जाएगा, मैं अगर यहाँ पर इसका यूज लिखूँ, यूजेस, तो क्या करता है बच्चों ये, इट विल डिक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर।
ये क्या करेगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, हेडेक, ब्लड विजन, बच्चा रोता है, वर्टिगो वगैरह, बीपी हाई हो जाता है। इट विल ऑल्सो डिक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर, इट विल ऑल्सो डिक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर। ये और क्या कम करता है बच्चों, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को भी कम करेगा। ग्लूकोमा की कंडीशन में जब इंट्राओक्यूलर जो आई के अंदर का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पर आंखों में प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या करता है बच्चों, उसको इंट्राओक्यूलर प्रेशर को भी कम करने का काम ये करता है। ठीक है, तो मैं तीसरा में बोल सकता हूँ, इट विल ऑल्सो डिक्रीज असाइटिस, जो फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी में जो भर जाता है, वहां पर फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है पेरिटोनियल कैविटी में, उसको भी क्या करता है, कम करने का काम करता है। अगर मैं आईसीपी के केस में बात करूं तो किस पे काम करता है, ये ब्रेन पे काम करता है। अगर इंट्राओक्यूलर प्रेशर की बात करता हूं, ये किस पे काम करता है, आई पे। अगर ये डिक्रीज असाइटिस मतलब फ्लूइड किसके थ्रू बाहर आएगा, किडनी के थ्रू बाहर आएगा, तो मैं बोल सकता हूं कि किस पे काम करेगा बच्चों, ये किडनी पे काम करता है। तो मैं यहां पर नीचे की तरफ करके लिख सकता हूं, these medicines act on brain, eye and kidney, ब्रेन, आई एंड किडनी। ये यहाँ पर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। दूसरा देखो, मैं और नेक्स्ट बोल सकता हूँ आप लोगों को कि ये क्या क्या करता है बच्चों। दूसरा मैं इसका यूज लिख सकता हूँ, ब्रेन ट्यूमर में काम आएगा, ब्रेन एडिमा में काम आएगा ये, और उसके साथ साथ में मैं क्या बोल सकता हूँ, इट ऑल्सो हेल्प इन ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में क्या हो जाता है, आईओपी का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था अभी तक आप लोगों को, कहाँ कहाँ पर क्या काम करता है, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन एडिमा और इट ऑल्सो हेल्प इन ग्लूकोमा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन एडिमा में क्या हो जाता है, आईसीपी का लेवल, और ग्लूकोमा में क्या हो जाता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मोर देन 21 से ज़्यादा हो जाने के बाद क्या हो जाती है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि और क्या यूज़ किया जा सकता है, इन मेडिसिन को कहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग। अब आप लोगों ने एक कंडीशन सुनी होगी कि कई बार आप लोग जब हिल स्टेशन पे विजिट करने के लिए जाते हो, ठीक है, जब हिल स्टेशन पे विजिट करने के लिए जाते हो आप लोग, तो बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट रहती है कि हमें वॉमिटिंग जैसा, चक्कर जैसा फील होता है। होता क्या है, ध्यान से सुनना है एक बार। जो हिली एरिया होते हैं वहां पर क्या हो जाता है, एयर प्रेशर क्या होता है बच्चों, हमारे लिए कम हो जाता है। लेकिन जो हिली एरिया के जो पीपल होते हैं, जो लोग हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, उनके पास एचबी लेवल क्या होता है, ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वहाँ पर एयर प्रेशर कम हो जाता है, वहाँ पर इनका एचबी लेवल ज़्यादा मिलता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर एयर प्रेशर कम होगा तो वहाँ पर इरिथ्रोपोइसिस की कंडीशन क्या हो जाती है, प्रोसेस क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और एचबी का लेवल वहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आप लोगों को जब माउंटेन सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, माउंटेन सिकनेस, पहाड़ों में जाते हुए जब चक्कर वगैरह या जी मचलने लगता है, तब वहां पर हमारी ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है, एसिटाजोलामाइड। वहां की ड्रग ऑफ चॉइस, माउंटेन सिकनेस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है, एसिटाजोलामाइड 50 to 100 mg, 50 to 100 mg आती है बच्चों। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, ये जो एसिटाजोलामाइड है ये माइल्ड डाययूरेटिक होती है। कैसी डाययूरेटिक होती है, माइल्ड, हल्की डाययूरेटिक होती है। ये वीक डाययूरेटिक इसको बोला जाता है। क्योंकि बिकॉज इट्स फंक्शनिंग इज डिक्रीज्ड बाय लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले पे फंक्शन नहीं करती। जैसे नीचे की तरफ यूरिन आएगा,
जो एक्स्ट्रा फ्लूइड का एक्सक्रीशन होना था लूप ऑफ हेनले के पास, वो क्या हो जाएगा, अच्छे से नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर फिर क्या हो जाता है बच्चों, ये लूप ऑफ हेनले क्या करेगा, इसकी फंक्शनिंग को कम कर देता है। इसलिए मैंने क्या बोल दिया, इसको माइल्ड डायरेटिक ये होती है। कैसी ड्रग होती है, माइल्ड डायरेटिक होती है, इसको आप लोग याद रखना। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं लूप ऑफ हेनले के बारे में, सॉरी लूप डायरेटिक्स के बारे में। नेक्स्ट मेडिसिन आती है बच्चों हमारे पास लूप डायूरेटिक्स। ये किसके ऊपर काम करती है बच्चों, एक्ट ऑन साइट 2, एक्ट ऑन साइट 2 ऑफ नेफ्रॉन। साइट 2 ऑफ नेफ्रॉन क्या होती है बच्चों, लूप ऑफ हेनले। क्या होता है, लूप ऑफ हेनले होगा। देखो ये ड्रग्स कैसी होती हैं, स्ट्रॉन्गर ड्रग्स। कैसी ड्रग्स होती हैं ये, स्ट्रॉन्ग ड्रग्स होती हैं हमारे पास। दूसरी पोटेंट ड्रग, पोटेंट ड्रग होती हैं ये। तीसरा मैं बोल सकता हूं फास्ट एक्टिंग ड्रग, या मैं क्या बोल सकता हूं, फास्ट एक्टिंग ड्रग्स या फिर मेडिसिन। दूसरा अगर मैं बोलूं इनको, बट ये होती क्या है, शॉर्ट एक्टिंग होती हैं ये क्या है, स्ट्रॉन्गर भी है, पोटेंट भी है और फास्ट एक्टिंग ड्रग भी है, बट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक छोटे टाइम के लिए। तो दूसरा मैं आप लोगों को बोल सकता हूं बच्चों कि अगर ये छोटे टाइम के लिए काम करती है, कम टाइम के लिए काम करती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फास्ट एक्टिंग है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यू कैन बी यूज्ड इन, सॉरी कैन भी नहीं, करते ही हैं इसको यूज, ठीक है। इट इज यूज्ड इन इमरजेंसी कंडीशंस, इन इमरजेंसी कंडीशन फॉर फास्ट रिलीफ। इमरजेंसी कंडीशन में यूज किया जाएगा कि किसी पेशेंट को क्या हो, तुरंत रिलीफ मिले, फॉर फास्ट रिलीफ। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दीज आर यूज्ड इन इमरजेंसी कंडीशंस। कहाँ पर यूज की जाती हैं, इमरजेंसी कंडीशंस में यूज की जाएंगी। सबसे पहला आगे इसका बेस्ट यूज कहां पर होता है, देखो बेस्ट यूज्ड इन, सबसे बेस्ट यूज कहां पर किया जाता है इसको, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में। कहां पर यूज किया जाता है बच्चों इसको, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। ये आप लोग याद रखना, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में इसको यूज किया जाता है बेस्ट। दूसरा देखो जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट मतलब सिम्टम्स हम लोग मोस्टली देखते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल हो गई, अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पल्मोनरी एडिमा वगैरह हो जाएगा। चेस्ट कैविटी में क्या हो जाएगा बच्चों, वहां पर फ्लूइड वगैरह इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोग कहीं पर एलवीएफ की कंडीशन देखते हो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की, वहां पर क्या मिलता है सबसे पहले, एडिमा। कौन सी कैविटी में, पल्मोनरी कैविटी में। अब फ्लूइड भर जाएगा वहां पर, लंग्स अच्छे से क्या नहीं कर पाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट डायलेट नहीं कर पाएंगे, डिजनिया की प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, रेस्टलेसनेस आ जाता है लास्ट में। क्या आ जाता है बच्चों, रेस्टलेसनेस आएगा और फिर पेशेंट को क्या हो जाता है, सीवियर चेस्ट पेन होना स्टार्ट होगा। ये किसके साइन हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के क्या है, ये सिम्टम्स होते हैं। कैसे क्या होते हैं बच्चों, ये सिम्टम्स होंगे। तो इन सब में आप लोग क्या यूज करते हो, लूप डायूरेटिक्स। क्या यूज करते हो बच्चों, लूप डायूरेटिक्स। अब देखो एग्जांपल्स, कौन कौन सी मेडिसिन इसमें आती हैं। फ्यूरोसामाइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लासिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, लासिक्स बोलते हैं। दूसरी आती है टोरेसामाइड, टोरेसामाइड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइटोर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, डाइटोर के नाम से मेडिसिन आती है, फ्यूरोसामाइड।
अगर मैं बात करूं आप लोगों से, एक तो कहां पर यूज किया हम लोगों ने इसको, एलवीएफ में। कहां पर यूज किया था इसको, एलवीएफ में। दूसरा एडिमा कोज करता है ये, सॉरी, जहां पर एडिमा हो रखा हो उसको ट्रीट करने के लिए। कहीं पर अगर सीवियर हाइपरटेंशन हो जाए, जस्ट, या फिर मैं लिख सकता हूं ड्यू टू एलवीएफ, तो आप लोग क्या यूज करना है, यूज लूप ऑफ, या सॉरी लूप डायरेटिक्स को क्या करना है आप लोगों को, यूज करना है। ठीक है। फुरासेमाइड की अगर मैं डोज की बात करता हूं तो ये दो डोज में आता है, 20 mg और 40 mg। लेकिन कई बार आप लोग देखते हो जब इमरजेंसी पेशेंट को दिया जाता है तो वहां पर डबल डोज ऑफ 40 mg दी जाती है। डबल डोज ऑफ 40 mg, या मैं क्या बोल सकता हूँ 80 mg भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इन्फ्यूजन में देना है। क्या करना है, इन्फ्यूजन में देना होता है। क्या कर सकता हूँ, 80 mg किस में देना होता है, गिवन थ्रू इन्फ्यूजन, गिवन थ्रू इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन पंप आता है, ठीक है, उसके थ्रू आप लोग सिरिंज पंप के थ्रू इन्फ्यूजन बना करके क्या कर सकते हो, पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ डाइट और टोरसामाइड। ये भी कितना आता है बच्चों, 20 mg और 40 mg। मैक्सिमम कितना जा सकता है, ये 80 mg तक भी जा सकता है। ये दोनों की दोनों मेडिसिन कैसी होती हैं, आईवी भी और ओरल दोनों प्रेजेंट होती हैं। लेकिन आईएम, पैच वैच, ये कुछ इनके इंजेक्शन या अदर अवेलेबल जो फॉर्म होती है ड्रग्स की, वो इसमें अवेलेबल नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि हमारे पास क्या काम करना है कि हमें डायरेक्ट क्या करना है, ब्लड में ट्रांसफर करना है बच्चों। तो ज़्यादातर क्या होगा, ओरल और आईवी के थ्रू ही क्या करता है, ब्लड सर्कुलेट होगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आईवी और ओरल रूट से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको दे सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला है कि ये एडिमा को ट्रीट करता है। क्या करता है ये, एडिमा को ट्रीट करता है। एडिमा को कैसे ट्रीट करेगा, देखो, आप लोगों ने हॉस्पिटल में जब काम वगैरह किया होगा तो सब बोलते हैं कि इसको पल्मोनरी एडिमा है, इसको इलास्टिक्स दे दो। लेकिन काम कैसे करता है बच्चों, ध्यान से देखना। जो पल्मोनरी एडिमा होता है उस केस में ये क्या करता है, मैंने बोला कि किस में यूज करेंगे इसको, एडिमा में। और एडिमा में भी कौन सा, मेनली पल्मोनरी एडिमा। ये नहीं है कि किसी को एंकल में एडिमा हो गया तो दे दो, नहीं, मेनली पल्मोनरी एडिमा में इसको क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं। क्या होता है देखो ध्यान से, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वेजोडाइलेटर होता है बच्चों। क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग वेजोडाइलेटर होगा तो जो सिस्टमिक ब्लड वेसल्स होंगी, जो सिस्टमिक ब्लड वेसल्स होती हैं, मतलब जो हार्ट से जो अयोटा निकलता है उसके थ्रू जितने भी ब्लड वेसल्स वगैरह जनरेट होते हैं, जो थ्रू द ऑल ओवर द बॉडी जो क्या होते हैं, सारे बॉडी सिस्टम्स में क्या होती हैं, फैली हुई होती हैं। वहां पर क्या करता है, सिस्टमिक जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको क्या कर देगा बच्चों, डायलेट सिस्टमिक ब्लड वेसल्स। अब जब जहां पर ज्यादा वेजोडाइलेशन होगा तो वहां पर क्या होता है, वाटर एंड सोडियम एक्सक्रीशन विल बी इंक्रीज। सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन क्या हो जाएगा बच्चों, वहां पर इंक्रीज हो जाएगा। तो जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा वाटर था वो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा वाटर विल बी एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी। किडनी क्या करेंगे, उस एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालने का काम करती हैं। ठीक है, यह आप लोग याद रखना। कैसे ट्रीट करता है एडिमा को, पल्मोनरी एडिमा वगैरह को ट्रीट करने के स्ट्रॉन्ग वेजोडाइलेशन की वजह से क्या करता है, उनको ट्रीट ये कर सकता है। दूसरा, अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं बच्चों कि लासिक्स के साइड इफेक्ट क्या क्या आ सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। साइड इफेक्ट ऑफ डायरेटिक्स, सॉरी कौन से डायरेटिक्स के साइड इफेक्ट हैं, लूप डायरेटिक के साइड इफेक्ट क्या होंगे। साइड इफेक्ट ऑफ लूप डायरेटिक क्या करता है ये, एक तो किसका लेवल कम कर देगा, पोटेशियम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो हाइपोकैलेमिया को लीड करता है ये। क्या करता है बच्चों, ये हाइपोकैलेमिया को लीड करेगा। नेक्स्ट अगर मैं बोलता हूं आप लोगों को कि ये यहां पर क्या करता है, हाइड्रोजन आयंस को भी क्या करता है बच्चों, कम करेगा। दूसरा किसको करेगा, ये हाइड्रोजन आयंस क्या होते हैं उसको भी कम करेगा। तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं कि जब हाइड्रोजन आयन भी कम हो गए और हाइपोकैलेमिया भी
और हाइपोकैलेमिया हो जाता है तो इस कंडीशन को क्या बोल दिया जाता है, लीड्स टू मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। मेटाबॉलिक एल्केलोसिस कंडीशन को क्या करेगा, ये लीड करेगा। मेटाबॉलिक एल्केलोसिस में क्या होता है, देखो ध्यान से, ब्लड पीएच तो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ब्लड पीएच क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, मोर देन 7.45 से ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा अगर मैं बोलता हूँ बॉडी में बाइकार्बोनेट का लेवल क्या हो जाता है बच्चों, ये भी बढ़ जाएगा, मोर देन 28 मिलीमोल पर इक्विवेलेंट से क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाता है। ये आप लोग याद रखना, मोर देन 28 मिलीमोल पर इक्विवेलेंट, इससे क्या हो जाता है, ये ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बोलता हूँ इंक्रीज यूरिक एसिड। ये क्या करेगा, यूरिक एसिड क्या बढ़ा देगा, ये ज़्यादातर बढ़ा देगा। और एडियो में जहाँ जहाँ पर यूरिक एसिड, जो हमारे बोनी प्रोमिनेंट एरिया होते हैं जैसे एल्बो, रिस्ट, शोल्डर, नी, और क्या होता है हमारा ये क्या जो हील्स होती, क्या बोला जाता है, एंकल्स, क्या होता है इनको, एंकल्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पेन इनको होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यूरिक एसिड का फॉर्मेशन उन्होंने बढ़ा दिया। यूरिक एसिड से क्या हो जाता है, आप लोगों को सबको पता होना चाहिए, यूरिक एसिड की वजह से लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ेगा, और जहाँ जहाँ पर लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होता है बच्चों, वहाँ पर क्या हो जाता है, पेन वगैरह की सेंसेशन फील होती है। इंक्रीज यूरिक एसिड। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ हाइपरलिपिडीमिया। क्या कर देता है ये, हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया को क्या करेगा, ये कॉज कर देता है, लिपिड का लेवल वगैरह बढ़ा देगा। जो एलडीएल वगैरह है उसका सिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, तो उसकी वजह से पेशेंट्स को क्या हो सकती हैं, और भी ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पर फेस करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, ये क्या था, यूज़ वगैरह के बारे में हम लोगों ने देख लिया था बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं थायाजाइड्स के बारे में। किसके बारे में देखेंगे बच्चों, थायाजाइड्स के बारे में। थायाजाइड्स डायरेटिक्स। थायाजाइड्स डायरेटिक्स कितने होते हैं हमारे पास, थायाजाइड्स डायरेटिक्स के एग्जाम्पल हमारे पास 3 होते हैं। थायाजाइड डायरेटिक्स, ये कहां पर काम करते हैं, एक्ट ऑन साइड थर्ड। एक्ट ऑन साइड थर्ड, और साइड थर्ड कौन सी होती है बच्चों, डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स। कहां पर काम करते हैं, डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स पे काम करते हैं, जहां पर हम लोग देख सकते हैं क्या होता है, यहाँ पर 3 मेडिसिन आती हैं, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, दूसरी क्या आती है, क्लोरथायोडोन, क्लोरथायोडोन, और थर्ड वन आती है बच्चों इंडापामाइड। इंडापामाइड, एक मैं बोल सकता हूँ मैथिमाडोपामाइड, मैथिडापामाइड। ये 4 मेडिसिन क्या होती हैं यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलती हैं। एक मैंने आप लोगों को बताया था एसिटाजोलामाइड, जो मैंने उसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम ब्लॉकर्स में बताया था, तो वहाँ पर एक और नाम लिख सकते हो आप लोग, मेथाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड के साथ में क्या लिख सकते हो, मैथिजोलामाइड भी वहाँ पर एक मेडिसिन और आती है, वो भी आप लोग लिख सकते हो, मैथिडापामाइड। ये 4 मेडिसिन क्या होती हैं बच्चों, मोस्टली हमारे पास क्या आती हैं, थायजाइड डायरेटिक्स में आती हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ आप लोगों को, देखो ये मेडिसिन कैसी होती हैं, स्लो एक्टिंग। क्या इनका सोर्ट ऑफ एक्शन, जो एक्शन होता है इनका कैसा होता है, स्लो एक्शन होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। काम कब तक करती हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो मैं अगर बोल सकता हूँ इफ मेडिसिन आर नीडेड, अगर मेडिसिन की ज़रूरत है फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेडिसिन की ज़रूरत है, तो आप लोग क्या देख सकते हो, ऑलवेज यूज थायाजाइड्स, तो आप लोग याद रखना, थायाजाइड्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉन्गर टर्म ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर द स्लो एक्टिंग एंड एक्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर मैं बोलता हूँ किसी को सीवियर हाइपरटेंशन है, अगर सीवियर हाइपरटेंशन है, वहां पर 2 मेडिसिन सबसे ज्यादा यूज की जाती हैं, इंडापामाइड और दूसरी कौन सी आती है, क्लोरथायोडोन।
और दूसरी कौन सी आती है बच्चों, क्लोरथायोडोन आएगी। ठीक है, ये दो मेडिसिन आप लोग याद रखना। इंडापामाइड की डोज 50 to 75 mg, क्लोरथायोडोन की डोज 100 mg। कितनी आती है, 100 mg। ओरल दी जा सकती हैं और ओडी वगैरह ये क्या करती है, दिन में एक बार यूज इनको किया जाता है, क्योंकि कैसी मेडिसिन हैं, लॉन्ग एक्टिंग मेडिकेशन ये होती हैं। नेक्स्ट अब आप लोग देखो कि क्या होता है, कहाँ पर यूज किया जाता है बच्चों, इनको सीवियर हाइपरटेंशन में यूज किया जाएगा। दूसरा अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ सीवियर हाइपरटेंशन में इसको यूज किया गया, अब मैं इसके साइड इफेक्ट की बात करता हूँ कि साइड इफेक्ट क्या क्या आएंगे, सेम एज लूप डायरेटिक्स। किसकी तरह साइड इफेक्ट आएंगे, लूप डायरेटिक्स की तरह आएंगे। पहला मैं बोल सकता हूँ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कोज करेगा। क्या करेगा बच्चों, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कोज करेगा। दूसरा हाइपरलिपिडीमिया, क्या करेगा बच्चों, ये हाइपरलिपिडीमिया कोज करेगा। लिपिड का लेवल एक्सेसिव, या मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल वगैरह का लेवल होगा, एलडीएल का लेवल होगा, वो क्या कर देगा, बढ़ाने का काम करेगा। दूसरा क्या करता है, ये यूरिक एसिड के लेवल को भी क्या कर देता है, बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम ये करता है। यूरिक एसिड के लेवल को भी क्या करेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम ये करता है। एक और जरूर याद रखना, इसमें एक और लिख लेना आप लोग, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल या ब्लड ग्लूकोज को क्या करता है, बढ़ाने का काम करेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको आप लोगों को अवॉइड करना है। अवॉइड इन DM2 पेशेंट्स, जो डायबिटीज मेलाइटिस 2 के पेशेंट होते हैं, उनको क्या करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि ऑलरेडी DM2 में क्या होता है, पॉलीयूरिया होता है, यूरिन का लेवल वहाँ पर, उसमें ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ निकलने लगता है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को क्या करते हो, ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है इन मेडिसिन की वजह से, उन पेशेंट्स में और भी ज़्यादा यूरिन एक्सेसिव अमाउंट में बाहर की तरफ आएगा, और वहाँ पर क्या हो सकता है, उसमें शुगर का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, जिसकी वजह से पेशेंट में क्या हो सकता है, एनर्जी की कमी हो जाएगी, और पेशेंट फिर किस में कर सकता है, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन में चला जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिक क्राइसिस हो जाएंगे, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, हाइपोग्लाइसीमिक अनकॉन्शियसनेस कंडीशन वहाँ पर पेशेंट को सफ़र करना पड़ सकता है। दूसरा मैं बोलता हूँ कि एक डिफरेंस भी आता है। एक और मोस्ट कॉमन चीज, सॉरी डिफरेंस नहीं, एक मोस्ट कॉमन जो दोनों में एक चीज कॉमन दिखाई देती है, वो क्या होती है, देखो जो लूप डायरेटिक हैं और जो थायाजाइड्स हैं, इनका एक और कॉमन चीज आती है कि इनको प्रेगनेंसी में नहीं देते। किसमें नहीं देते बच्चों, प्रेगनेंसी में नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कैसे इफेक्ट आता है, टेराटोजेनिक इफेक्ट आता है। देखो, डू नॉट गिव लूप डायरेटिक्स एंड थायाजाइड्स इन प्रेगनेंसी। क्यों नहीं करना बच्चों, देखो क्या आता है, इट प्रोड्यूसेस टेराटोजेनिक इफेक्ट। मतलब क्या करता है, प्लेसेंटा को क्या करेगा, ये क्रॉस करेगा। टेराटोजेनिक इफेक्ट क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है। तो मैं दूसरा क्या बोल सकता हूं बच्चों, अगर फीमेल प्रेग्नेंट मदर लिखो, सॉरी, अगर प्रेग्नेंट मदर है और उसका यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा आया, तो क्या हो जाएगा बच्चे को, वहां पर एक कंडीशन ओरिजिनेट हो सकती है, ओलिगोहाइड्रोमनियोस। क्या हो सकता है, ओलिगोहाइड्रोमनियोस हो सकता है। तो बच्चा किसको लीड कर सकता है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन और इंट्रायूट्राइन डेथ, IUD, इंट्रायूट्राइन डेथ भी हम लोगों को वहां पर देखने को मिल सकती है। ये 2-3 कंडीशंस वहां पर क्या हो सकती हैं बच्चों, ओरिजिनेट हो सकती हैं। इसलिए हम लोग क्या नहीं करते प्रेगनेंसी में इन चीज़ों को, इन दोनों मेडिसिन को, लूप डायरेटिक्स और थायाजाइड्स को हम लोग नहीं देते। कोई भी अगर आप लोग मेडिसिन पढ़ लो, प्रेगनेंसी की डिटेल उसमें जरूर पढ़ा करो आप लोग। बहुत बार क्या होता है कि कई बार कई चीज़ें मैं स्किप कर देता हूँ या मैं भूल जाता हूँ, कई बार उनको मैं कोशिश करता हूँ फुल डिटेल में पढ़ाने की। ठीक है, तो हर एक मेडिसिन का इफेक्ट किस पे आता है, प्रेगनेंसी में जरूर आएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि यू नीड, आप लोग कोई भी मेडिसिन मत लेना किसी भी डॉक्टर की एडवाइस के बिना। ठीक है, कोई भी डॉक्टर की एडवाइस लिए बिना आप लोग अगर कोई मेडिसिन लेते हो तो वहाँ पर उसका कोई भी इफेक्ट आ सकता है। फॉर एग्जांपल कि कोई हस्बैंड है या जो मदर है जो प्रेग्नेंट है, दोनों क्या करते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, ड्रिंक करने के बाद स्मोकिंग करते हैं,
टोबैको च्यू करते हैं, वो क्या होता है, बच्चे के जीन में डिस्टर्बेंस आ जाता है, टेराटोजेनिक इफेक्ट आएगा, कोई ना कोई वहाँ पर क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं, निकोटीन वगैरह, और बच्चा क्या हो जाता है वहाँ पर अफेक्ट होता है। जैसे अल्कोहलिक सिंड्रोम, जो क्या बोला जाता है उसको, अगर कोई मदर अल्कोहलिक लेती है तो अल्कोहलिक फीटल सिंड्रोम AFS वहाँ पर बच्चे को हो सकता है, डाउन सिंड्रोम वगैरह कंडीशन वहाँ पर हो सकती है, क्लेनफेल्टर टर्नर सिंड्रोम की कंडीशन वहाँ पर क्या हो सकती है, जनरेट हो सकती है। रेडिएशन थेरेपी आती है, जैसे सर्वाइकल कैंसर के लिए उसने रेडिएशन थेरेपी ली, प्रेग्नेंट थी मदर, उसने फिर क्या कर दिया, ब्लैडर कैंसर कर दिया, ब्लैडर कैंसर होने की वजह से यूट्रस को अफेक्ट किया, यूट्रस अफेक्ट हुआ तो बच्चा अफेक्ट हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का हम लोग को क्या करना है, क्लैरिफाई करना होता है चीज़ों को कि कहाँ पर क्या इफेक्ट आता है और कहाँ पर क्या यूज इसका हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि हम बोलते हैं कि पैरासीटामोल दे दो मदर को, नहीं भाई, पैरासीटामोल भी नहीं देना है जब तक डॉक्टर उसको एडवाइस नहीं करता। क्या पता वहाँ पर एल्बुमिन का लेवल कम हो, आप लोगों ने क्या दिया, पैरासीटामोल दे दिया, वहाँ पर क्या होगा, ऑलरेडी लीवर में क्या थी, वीकनेस से, ऊपर से पैरासीटामोल दे रहे हो और लीवर को वीक कर देगा वो, क्योंकि क्या होता है इसका मेन कॉम्प्लिकेशन हिपेटोमेगाली, हेपेटाइटिस वगैरह कोज करता है, लीवर की टॉक्सिसिटी को बढ़ाने का काम करता है कौन, पैरासीटामोल। इसलिए हर एक चीज़ों को क्या करना आप लोगों को सोच समझ करके लेना पड़ता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, जो लूप डायरेटिक्स हैं और जो थायाजाइड्स हैं, लूप डायरेटिक्स एंड थायाजाइड्स, लूप डायरेटिक्स एंड थायाजाइड्स, ये क्या करते हैं, मे कॉज इम्पोर्टेंस इन मेल, इम्पोर्टेंस इन मेल, मेल में इम्पोर्टेंस कर सकते हैं, पेनिस का सेक्सुअल इरोजल नहीं होगा वहां पर। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, जो लूप डायरेटिक्स होते हैं बच्चों, ये क्या कोज करता है, हाइपोकैल्सीमिया, क्या कोज करता है, ये एक डिफरेंस देख लेना यहाँ से लूप डायरेटिक्स और थायाजाइड्स में। हाइपोकैल्सीमिया कोज करेगा ये, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, रिस्क ऑफ, मैं क्या बोल सकता हूँ, रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इंक्रीजेस, रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इंक्रीजेस। जितना ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क इंक्रीज होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मस्ट बी अवॉइड इन ओल्ड एज एंड, मस्ट बी अवॉइड इन ओल्ड एज एंड पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। क्यों करना है भाई ऐसा पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में, क्योंकि देखो होता क्या है, 45 इयर्स के बाद एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा, तो एस्ट्रोजन क्या करता था, कैल्शियम को सर्कुलेट करने का काम करता था। अब कैल्शियम ऑलरेडी कम है, एस्ट्रोजन भी मेनोपॉज के बाद क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब वहां पर एस्ट्रोजन ऑलरेडी नहीं है, ये खुद हाइपोकैल्सीमिया करवा रहा है, तो कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, वहां पर बिल्कुल कम हो जाएगा, तो हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन हो जाएगी, तो रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस क्या हो जाता है बच्चों, वहां पर बढ़ जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं आप लोगों के साथ इसके बारे में, थायाजाइड्स के बारे में। थायाजाइड्स का बेस्ट यूज क्यों माना जाता है, ये बेस्ट यूज किस लिए होता है इसका, देखो ये क्या करता है, हाइपरकैल्सीमिया, क्या करता है बच्चों, हाइपरकैल्सीमिया, कैल्शियम के लेवल को क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा। तो मैं इसलिए बोल सकता हूं यूज इन ओल्ड एज एंड पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल। ये क्या करेगा, डिक्रीज द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इन ओल्ड एज, osteoporosis in old age and post menopausal female, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं अब आप लोगों से देखता हूं, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, ARB हैं, ACE इनहिबिटर्स है, थायाजाइड्स हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, प्राइमरी हाइपरटेंशन में क्या करते हैं, दिया जाता है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ा, स्पाइरेनोलैक्टोन क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ अगर किसी पेशेंट में
अगर हाइपोकैलिमिया वगैरह कंडीशन ओरिजिनेट होती है तो आप लोग मेडिसिन को चेंज करके स्पाइरोलैक्टोन दे दो, पोटेशियम का लेवल क्या हो जाता है कम, पोटेशियम का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बस यही इसका मेन काम है और कोई इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। एक डिजीज कंडीशन आती है उसमें एंडोक्राइन डिजीज में, ठीक है, वहां पर आता है डायबिटिक इंसिपिडस। क्या आता है, डायबिटिक इंसिपिडस, नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस, वहां पर एक कंडीशन आती है जो कैसी होती है, जेनेटिक कंडीशन मानी जाती है। वहां पर हाइपोकैलिमिया बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वहां पर हम लोग थायराइड क्या करेगा, उल्टा काम करता है। वहां पर क्या करता है थायराइड, सोडियम के लेवल को भी ज्यादा बढ़ाएगा बॉडी के अंदर, और पोटेशियम के लेवल को भी क्या करता है, वो बढ़ाने का काम करेगा। और साथ साथ में आप लोग क्या दोगे, वहां पर स्पाइरोलैक्टोन भी दे देते हो। तो यहाँ पर दो मेडिसिन से इसलिए काम करती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ बेस्ट एंटी हाइपरटेंसिव, बेस्ट एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस कैसे आप लोग याद रखोगे बच्चों। देखो हमने क्या पढ़ा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पढ़ा, एस इनहिबिटर्स पढ़ा, एआरबी पढ़ा, और कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने, हाइड्रालेजिन। किसके बारे में पढ़ा था, हाइड्रालेजिन। और आप सबको पता है हाइड्रालेजिन की डोज मैंने कितनी बताई थी, 100 mg। कितना बताया था हाइड्रालेजिन की डोज को, 100 mg। अगर लेबिटालोल अगर इफेक्टिव नहीं है प्रेगनेंसी में तो आप लोग क्या यूज करते हो, वहां पर हाइड्रालेजिन मेडिसिन को भी क्या करोगे, वहां पर यूज करते हो। इन सारी की सारी ड्रग्स देखो, जो एस इनहिबिटर्स और एआरबी होती हैं, ये कैसी ड्रग्स मानी जाती हैं, बेस्ट ड्रग्स फॉर प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन का के लिए मैंने क्या बोला था बच्चे, कोई एग्जैक्ट कोज हमारे पास प्राइमरी हाइपरटेंशन में अवेलेबल नहीं होता। वहां पर हमें ये नहीं पता होता कि क्यों हमारे पास ये हाइपरटेंशन की कंडीशन ओरिजिनेट हुई है, क्या इसके पीछे रीजन है कि बीपी का लेवल बार बार बढ़ जाता है पेशेंट्स में। एक ट्रिक आप लोग याद रखना, एक हम लोग ABCD ये हम लोग 4 चीजें पढ़ते हैं, यहां से B को हटा देना, AACD को आप लोग याद रखना। AACD को आप लोग क्या करोगे, याद रखोगे यहाँ पर। तो होता क्या है बच्चों, AACD से आप लोग याद रखना। मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कैसे कैसे आप लोग यूज करते हो। AACD सबसे पहले लिख लो एस इनहिबिटर्स, ARB। थर्ड वन लिखो आप लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। यहां पर मैं आप लोगों को प्रायोरिटी बता देता हूं। उसके बाद डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स में भी क्या आता है बच्चों, थायाजाइड्स। क्या आएगा बच्चों, थायाजाइड्स। देखो यहाँ पर 4 मेडिसिन के बारे में हम लोगों ने क्या किया है, पढ़ा है, ठीक है। डायूरेटिक्स में क्या आता है, थायाजाइड्स। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना आप लोग अगर यूज करना है तो ARB को। ये किसको फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे आप लोग, ARB को दोगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कौन सी प्रायोरिटी देते हो, सेकंड प्रायोरिटी। देखो मैंने क्या बोला था कि एस इनहिबिटर्स और ARB बेस्ट ड्रग तो हैं, लेकिन फिर भी एस इनहिबिटर्स को हम लोग कौन सी प्रायोरिटी देंगे, थर्ड प्रायोरिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक इसका साइड इफेक्ट बहुत बेकार आता है, वो क्या होता है, सीवियर कफ, क्रॉनिक कफ यहाँ पर क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स में जो ओल्ड एज के जो पेशेंट्स होते हैं ऑलरेडी उनकी रेस्पिरेटरी मसल्स क्या होती हैं, वीक होती हैं, बार बार वो कफ करेंगे। इंटरकोस्टल रीजन्स में स्पेस बहुत ज्यादा होने की वजह से वहां पर क्या हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। वहां पर इतना ज्यादा फ्रैक्चर होगा तो हम लोग एस इनहिबिटर्स को वहां पर यूज करने के लिए नहीं बोलेंगे। अदरवाइज ये कैसी हैं, बहुत अच्छी ड्रग्स होती हैं। डायरेटिक्स और एस इनहिबिटर्स एक जैसी ड्रग होती है, तो इसको भी आप लोग क्या कर सकते हो, अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हो। इसको भी क्या करना आप लोग, थर्ड प्रायोरिटी देना। एग्जाम्स में अगर आप लोगों से कोई ऑप्शन में दे दिया जाता है, इफ यू वांट टू यूज एनी हाइपरटेंसिव ड्रग अमंग द क्रॉनिक इलनेस इन ओल्ड एज, विच प्रायोरिटी वुड यू लाइक टू गिव टू दीज ड्रग्स। तो सबसे पहली प्रायोरिटी देना आप लोग ARB को, दूसरी देना है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को, थर्ड किसको देना, एस इनहिबिटर्स और डायरेटिक्स को आप लोग क्या कर सकते हो, वहां पर दे सकते हो। डायरेटिक्स को भी हमने थर्ड प्रायोरिटी क्यों दी, क्योंकि हाइपोकैलिमिया और हाइड्रोजन के लेवल को कम करता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के लेवल को ये क्या कर सकता है, बहुत ज्यादा वहां पर बढ़ाने का काम करता है। इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं इन मेडिसिन को कि क्या है बच्चों, ये हार्मफुल हो सकती हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं प्रेगनेंसी में, बेस्ट ड्रग्स इन प्रेगनेंसी। देखो क्या होता है, बेस्ट ड्रग्स इन प्रेगनेंसी। बेस्ट ड्रग्स in pregnancy for
हाइपरटेंशन। एक ट्रिक आप लोग याद रखना बच्चों यहां पर, बेटर मदर केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड हाइपरटेंशन। ये आप लोग क्या कर सकते हो, 6 आप ये ट्रिक याद रख सकते हो 6 पॉइंटों से। इस बी से क्या बनता है बच्चों, बीटा ब्लॉकर। इस बी से क्या बनता है बच्चों, बीटा ब्लॉकर बनता है। इस बीटा ब्लॉकर का क्या नाम आएगा, लाइबिटालोल। क्या था बच्चों यहां पर, लाइबिटालोल आएगा। सबसे लास्ट वाला देखना, हाइपरटेंशन। सबसे लास्ट में क्या आता है, हाइपरटेंशन। बीटा ब्लॉकर में क्या नाम आएगा, लाइबिटालोल। इसके बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। जब सिंपैथोलाइटिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तब मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा, लाइबिटालोल के। मदर से याद रखना है, एम से मिथाइल डोपा। क्या याद रखोगे बच्चों, मिथाइल डोपा। केयर से याद रखना है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कौन सा, डीएचपी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में याद रखना आप लोग एम्लोडिपिन हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी में दे सकते हैं एम्लोडिपिन, क्योंकि क्या करता है बच्चों, ये कोई टेराटोजेनिक इफेक्ट शो नहीं करता। ड्यूरिंग, डी से क्या याद रखोगे आप लोग, डी से हमेशा याद रखना आप लोग इस सी को चेंज करो, सी से आप लोग लिखो क्लोनिडीन। क्या रखोगे, क्लोनिडीन। क्लोनिडीन मेडिसिन हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ड्यूरिंग, डी से याद रखना डीएचपी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। डीएचपी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में क्या रखोगे, एम्लोडिपिन नाम याद रखोगे। एम्लोडिपिन जो एमलोंग के नाम से आती है 2.55 और 10 mg और 15 mg, सॉरी 20 mg और 50 mg से क्या आती है डोजेस हमारे पास अवेलेबल होती हैं। इस प्रेगनेंसी से याद रखना बच्चों आप लोग पैराजोसिन। क्या याद रखोगे, पैराजोसिन। इसके बारे में और लाइबिटालोल के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हाइपरटेंशन से क्या आता है बच्चों, हाइड्रालेजिन। ये आप लोग मेडिसिन किस में यूज कर सकते हो, प्रेगनेंसी में आप लोग क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। कौन कौन सी यूज कर सकते हो, ट्रिक याद रखना आप लोग, बेटर मदर केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड हाइपरटेंशन। बेटर से क्या आता है, बीटा ब्लॉकर आता है बच्चों, और क्या आता है मदर से मिथाइल डोपा, केयर से क्लोनिडीन, ड्यूरिंग से डीएचपी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जिसको हम लोग एम्लोडिपिन बोल देते हैं, प्रेगनेंसी में पैराजोसिन। अल्फा एगोनिस्ट बोला जाता है इन मेडिसिन को, क्या सॉरी अल्फा ब्लॉकर्स इनको बोला जाता है, याद रखना आप लोग। अल्फा ब्लॉकर मेडिकेशन की कैटेगरी कौन सी आती है, पैराजोसिन आती है। और हाइपरटेंशन में कौन सा आता है, हाइड्रालेजिन को आप लोग याद रखना। सो दीज आर द मेडिकेशंस व्हिच आर बेसिकली वी कैन यूज इन द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी विद हाइपरटेंशन। आप लोगों को मैंने एक मेडिसिन लिखवाई है क्लोनिडीन, ध्यान से देखो। क्लोनिडीन ये क्या करती है, सीवियर हाइपरटेंशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। किस पे यूज करते हैं बच्चों, सीवियर हाइपरटेंशन में। अगर क्लोनिडीन को लेना छोड़ दिया, इफ क्लोनिडीन विड्रॉल, अगर क्या हो जाए, क्लोनिडीन विड्रॉल हो जाए, तो वहां पर क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना आप। इफ क्लोनिडीन विड्रॉल, यहां पर हमारे पास क्या हो जाती है, रिबाउंड हाइपरटेंशन। रिबाउंड हाइपरटेंशन का मतलब क्या हो जाता है, सडन इंक्रीज इन बीपी आफ्टर स्टॉपेज ऑफ मेडिकेशन। सडन इंक्रीज इन बीपी आफ्टर सजेशन ऑफ मेडिसिन। जब आप लोगों ने मेडिसिन को क्या कर दिया, लेना बंद कर दिया, उसके बाद से एकदम से क्या हो जाता है, बीपी में फ्लक्चुएशन आ जाती है और बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ जाएगा। देन इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या आ जाएगी, रिबाउंड हाइपरटेंशन की ड्रग ऑफ चॉइस आप लोग क्या देते हो बच्चों, फेंटोलामाइन। तब वहां पर आप लोगों को क्या देना पड़ेगा, फेंटोलामाइन एक ड्रग आती है जो आप लोगों को वहां पर देने की रिक्वायरमेंट रहती है, ये आप लोग याद रखना। पुलिसमैन, आर्मी ऑफिसर्स, टीचर्स सब क्या कर सकते हैं, क्लोनिडीन को टाइम पे ले सकते हैं। लेकिन कभी भी लॉयर जो वकील होते हैं वो अपने टाइम से मेडिसिन को नहीं लेते। वो क्या माना जाता है कि वो सिंसियर नहीं होते, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, जो लॉयर वगैरह होते हैं वो इनको टाइम से नहीं ले पाते, इनकी टाइमिंग फिक्स नहीं है, वो भूल जाते हैं। कभी सुबह 7 बजे निकले, कभी 6 बजे निकले, कभी 4 बजे निकले। लेकिन फिर भी जो पुलिस ऑफिसर्स, टीचर्स, जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं, इसलिए वो क्या कर सकते हैं, अपनी मेडिसिन को टाइम पे ले सकते हैं, वो याद रखते हैं। लेकिन लॉयर्स अपनी मेडिसिन को याद नहीं रखते, इसलिए उन पेशेंट्स में जो लॉयर है उसको कभी भी क्लोनिडीन मत देना। अगर उसने छोड़ भी दी क्लोनिडीन, वहां पर रिबाउंड हाइपरटेंशन हो जाएगा,
बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो जाएगा तो वहाँ पर क्या देना पड़ेगा, उसको फेंटोलामाइन देना पड़ेगा, जो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन वहाँ पर ओरिजिनेट हो सकती है। ये आप लोग याद रखना। थैंक यू।